1 moment. Okay. Look at the direction of current. इधर के साइड में डायरेक्शन ऑफ करंट है और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में. लुक एट द टॉप व्यू ऑफ इट. यस, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो इधर की तरफ उस पर फोर्स एक्ट करेगा, ये वाले एंड की तरफ फोर्स एक्ट करेगा. ड्यू टू द फोर्स द कॉइल रोटेट्स बाय एन एंगल. अब कॉइल रोटेट कर रहा है तो कॉइल के साथ साथ सिलेंडर से कनेक्टेड है हमारा डायल, तो वो डायल भी उसके साथ साथ रोटेट करेगा. सो देयर विल बी अ टर्न ऑफ 5 डिग्री. 5 डिग्री से वो रोटेट, ये दिस एंगल इज 5. ये रोटेट किया तो देखो ये डायल भी रोटेट, और एज सिंपल एज दैट. हमने स्विंग वाला एग्जांपल देखा ना भाई, स्विंग उल्टा रोटेट होके अब बीच बीच में अटक रहा है. वापस आता है. ओके, 1 सेकेंड. देखो ये रोटेट हुआ था ऐसे इधर. यस, तो ये स्प्रिंग भी यहाँ पे कॉइल हो जाता है, तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जैसे स्विंग में होता है, जो उसको अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस लाता है. राइट, सो दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज डेवलप्ड इन द स्प्रिंग. सब लोगों को इतना क्लियर है? गाइस, एम आई ऑडिबल? परफेक्ट एकदम. ओके, हेलो. सर आप सुनाई दे रहे हो लेकिन बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी. अभी आई गेस ये मेरा वीडियो ऑन है क्या? नहीं नहीं सर. ना, तो फिर पता नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. चलो, एनी विच वेज. राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डू यू नीड अ मैग्नेटिक फील्ड? यहां देखो तो जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? एन आई ए बी साइन थीटा. टॉर्क का फॉर्मूला है एन बीना, बी आई एन ए, बीना. वो वीना, ये बीना है ना, वीडी. बीना और ये बीना, बीना साइन थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ. यहाँ पे is the magnetic field, R is the current, is the number of turns, and A is the area vector, area of the coil, है ना. तो ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन B and A. ये तो हमने पढ़ रखा है ना भाई, ये कैसे आया ये मत पूछना. This is the angle between B and A. N is the number of turns, I is the current, theta is the angle between B and A. अब देखो यार, n कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है. यस, करंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टॉर्क लग रहा है. यहां ध्यान दो गाइस, दिस इज द एरिया वेक्टर. परफेक्ट. दिस द मैग्नेटिक फील्ड. परफेक्ट. इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए, टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए थीटा शुड बी 90 डिग्री. तो यहां देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा और ये एरिया वेक्टर. सो थीटा इज 90 डिग्री इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. क्लियर? नाउ जब ये कॉइल रोटेट होगा, अब जब ये कॉइल रोटेट होगा, लेट्स से इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन, है ना. यहां पर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सपोज दिस पर्टिकुलर पोजीशन. यहां ध्यान देना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गाइस, है ना. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. इन दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री है. अगर सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड होता तो हमको थीटा 90 डिग्री इज इक्वल टू कांस्टेंट कभी नहीं मिल पाता. इसलिए हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करना बहुत जरूरी है.
यस, देखो जब कॉइल का ये पोजीशन होता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर इधर होता, तब भी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का बेनिफिट ये है कि थीटा इज ऑलवेज 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 कांस्टेंट, हमेशा थीटा 90 डिग्री पे रहेगा, और वही हम चाहते हैं कि थीटा हमेशा 90 डिग्री पे मेंटेन हो जाए। बोलो समझ में आया व्हाट इज द यूज ऑफ रेडियल फील्ड? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? सर एक बार क्विक रिपीट परफेक्ट, करोगे क्या? रिपीट करूं? सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट, वो इंटरनेट इशू हुआ था यहाँ पे थोड़ा। अरे सॉरी सर। इंटरनेट की तो हर्ष, यहां पर देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस एरिया, एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन देम। ये कॉइल रोटेट हो गया, तो कॉइल रोटेट होने के बाद लेट्स से इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर, ऐसा अभी भी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ कि नहीं? कॉइल अगर इस पोजीशन पे आता है ऐसे रोटेट करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर, तो थीटा विल बी 90 डिग्री अगेन। सो एट एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल थीटा इज 90 रखने के लिए क्या? 90 डिग्री ऑलवेज। तो 90 रखने के लिए थीटा को हम लोग ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स यूज करना है हमको, ऐसे जो सेंटर में सिलेंड्रिकल शेप में है। समझा सर। गेटिंग इट? तो सिलेंड्रिकल शेप वाले हम लोग यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो गया? उससे थीटा हमेशा हमेशा के लिए 90 डिग्री पे फिक्स हो गया। नाउ एन इज कांस्टेंट, डन। एरिया is constant, area of the coil. B is constant and sin theta has also become constant, और क्योंकि sin theta सब कुछ constant हो गया, now your torque depends only and only on current. The torque depends only on current. और जैसे जैसे करंट चेंज करोगे यू कैन मॉडिफाई द टॉर्क ऑल्सो, जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क चेंज होता जाएगा। यस yes, और यही सेम चीज हमने उस दिन सीखी थी। अब देखो उस दिन जो लिखा था वो बता देता हूँ पहले तो। ओके गाइस, एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। ओके, दिस साउंड्स परफेक्ट। ओके, यहां से चालू किया था हम लोगों ने। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क बीना साइन थीटा? NIAB, BINA, बीना साइन थीटा। बी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, कांस्टेंट साइन थीटा। नाउ देखो ये कॉइल, अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट, ओके, अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट। अब देखो, अब समझ में आ गया ना? अब इमेजिन करो सही से, ये ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा, तो ये स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। जितना ज्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, है ना? क्यों? उसको अपने पोजीशन पे वापस लाने के लिए, धीरे, है ना? ये देखा हमने। नाउ व्हाट इज दिस टॉर्क रिस्टोरिंग? रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई होगा उसके ऊपर, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय E इंटू फाइव। फाइव क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन, कितने एंगल से वो कॉइल रोटेट की। C इज नथिंग बट, गाइस जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना K, स्प्रिंग कांस्टेंट K, वैसे ये जो सर्कुलर स्प्रिंग है जो रोटेट हो रहा है उसका C होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, ओके। एंड व्हाट इज इट? अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर डिग्री ऑफ ट्विस्ट। ये हमारा ये है डायल, ये डायल एक डिग्री से टर्न होता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क C डेवलप होगा उसमें। अगर दो उसमें डेवलप होगा, दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग, अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर डिग्री ऑफ ट्विस्ट, कितना रिस्टोरिंग टॉर्क उसमें डेवलप होगा। यस,
और एक पॉइंट आएगा, देखो गाइस, जितना टॉर्क तुम लगा रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से, उतना ही टॉर्क रिस्टोरिंग होगा, उतना ही टॉर्क रिस्टोरिंग होने वाला है। समझ में आया? हाय, आर यू देयर? Yes, sir. Harsh, Sir. right? Sir. Bina Yes, sir. Bina Yes, sin sir. theta is equal to c phi. Yes, torque applied, and this is nothing but the restoring torque of the spring. तो यहां से देखो I is equal to, ये सब कुछ इधर c phi divided by nba sin theta. मैंने बोला था c कांस्टेंट, n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट. Yes or no? That means I now depend, that is angle of rotation, and it depends on sin theta. It depends on sin theta also, but यहां तक पढ़ा था शायद हमने, परफेक्ट. It depends on sin theta also. ये कौन सा केस है भाई? जब मैं ऐसे वाले मैग्नेट यूज करूंगा, सीधे सीधे रहा हूं नॉन रेडियल मैग्नेट्स, तब ये सीन हो रहा है that I is directly proportional to and is inversely proportional to sin theta, inversely proportional to sin theta, right? लेकिन यार ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, more the current, yes, more is the deflection, more the current, more is the deflection, right? तो मतलब करंट और डिफ्लेक्शन का हमको रिलेशन चाहिए, बाकी करंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. लेकिन यहां ना करंट ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, इसको हटाना है. तो इसको हटाने के लिए हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे. इसको हटाने के लिए हम लोग रेडियल लगाएंगे ऐसा. तो डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो इस तरह से. अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से वंस अगेन होता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ से साउथ, ये साउथ, ये ऐसा जाएगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये ऐसा जाएगा नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ, राइट? तो रिंग, तुम्हारी जो अंदर की रिंग है, पोजीशन पे है, टॉप व्यू, हाँ, दिस इज टॉप व्यू. तो दिस इज माय एरिया वेक्टर A and this angle. Yes, if your coil is in this position, then this is my area vector and this is B, 90 degree. Now हमने थीटा को भी कांस्टेंट कर दिया using the radial magnetic field. और क्योंकि अब थीटा कांस्टेंट हो गया, I is equal to phi, sorry, I is directly proportional to phi by sin theta था, अब ये भी कांस्टेंट हो गया. Then I is only and only proportional to phi. That means current is directly proportional to rotation. और रोटेशन क्या है? जितना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा टॉर्क होगा, उतना ज्यादा रोटेशन होगा. अब करंट डिपेंड करता है सिर्फ इसके ऊपर. सो साइन 90 का वैल्यू हमने 1 पे फिक्स कर दिया. यस, क्लियर है सब लोगों को, है ना? इससे क्या हो गया? एरिया वेक्टर हैज बिकम परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हमेशा के लिए, एट ऑल द पोजिशंस. एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? हेलो? नहीं है सर, डाउट समझा. ओके, No doubt, सो sir. फाइनली क्या है बेसिकली इसका? टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग, है ना? टॉर्क अप्लाइड कितना होता है? BINA sin थीटा इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग कितना है? C phi. ओके, सब कुछ कांस्टेंट. I इज इक्वल टू क्या होगा? C phi अपॉन BNA sin थीटा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कांस्टेंट. ओके, ये भी, हाँ, अब ये भी sin थीटा 90. Therefore current is proportional to phi. मतलब more the current, more the डिफ्लेक्शन, और वही तो गैल्वेनोमीटर का काम है. अरे जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा. और पता है जो स्केल है ना ऊपर का, यहाँ स्केल होता है, राइट?
ये डिफ्लेक्शन और स्केल। तो इसको मैप किया जाता है कि भाई 1 डिग्री अगर डिफ्लेक्ट होता है तो 1 डिग्री ऑन दिस स्केल should map to let's say 1 milliampere of current for example. 2 degree on this scale, 2 डिग्री डिफ्लेक्शन, फाई जब 1 डिग्री होगा तो 1 mm डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से इसके डिविजन्स बनाए जाते हैं कि यहाँ 1 मिली एम्पियर आ जाए। अगर फाई 2 डिग्री से जाता है, 2 डिग्री से अगर डिफ्लेक्ट होता है तो ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2 मिली एम्पियर एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है। दिस इज हाउ द स्केल इज कैलिब्रेटेड। क्लियर है एवरीबॉडी? और इसका मतलब क्या है? मोर द करंट मोर द डिफ्लेक्शन, मतलब, और हमको ऐसा चाहिए, वी वांट द गैल्वेनोमीटर टू बी वेरी सेंसिटिव। वेरी सेंसिटिव मतलब इट शुड डिटेक्ट इवन अ वेरी वेरी स्मॉल करंट। बहुत छोटा करंट भी उसने डिटेक्ट करना चाहिए, है ना। और इसलिए इसको बनाते वक्त उसका सेंसिटिविटी पे ध्यान देना पड़ता है, और उस पर से आया फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, सेंसिटिविटी यस सर। ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? या फिर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर तो ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी दिखाता है वो, राइट। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब है ये, है ना, वेरी स्मॉल करंट के लिए भी उसने लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। भाई लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाएगा तभी तो हमको दिखेगा ना अच्छे से कि हाँ भाई करंट है। यस, सो स्मॉल करंट लार्ज डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। है ना, गुदगुदी होती है ना पेट में, किसी किसी को बस टच करो तो भी वो ऐसे ये हो जाता है, गुदगुदी होती है उसको, बहुत ज्यादा गुदगुदी हो जाती है, तो ही इज वेरी सेंसिटिव टू टच। यस, तो दैट इज छोटी सी, तुम उसको टच भी कर दो फिंगर तो जोर जोर से चिल्लाएगा, हंसने लगेगा, सो इज वेरी सेंसिटिव टू टच। वैसे दिस गैल्वेनोमीटर शुड बी वेरी वेरी हाईली सेंसिटिव टू करंट। सो द डेफिनेशन ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज, देखो देखो, छोटे से करंट के लिए बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम रहने पर भी। समझ में आया? न्यूमरेटर बहुत बड़ा होना चाहिए छोटे डिनोमिनेटर पे भी। फॉर अ वेरी स्मॉल करंट इट शुड शो अ हाई डिफ्लेक्शन, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। यहां से देखो क्या फॉर्मूला बनता है फाई बाय आई का, यहां से, इधर से देखो, इधर फाई अपॉन आई, ये आई को इधर लेके जाओ, बाकी सब कुछ एक साइड में बचेगा, क्या बचेगा? बी एन ए, बिना, बी एन ए, हाँ ये बी एन ए वाला बिना है, साइन थीटा अपॉन सी, बट साइन थीटा तो 90 1 है, 1। ओके, सो फाइव बाय आई इज इक्वल टू बी एन ए बाय सी। एनबीए याद रखो उसको, एनबीए, सो फाइव बाय आई इज इक्वल टू एनबीए। एनबीए पता है ना क्या होता है? एनबीए, एनबीए बाय, very very यस सर। important formula, right? Now what are the factors on which this sensitivity depends? What are the factors on which sensitivity depends? It depends on नंबर ऑफ n टर्न्स। number of turns, right? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। नंबर दो, इट डिपेंड्स ऑन बी, मैग्नेटिक फील्ड, तो ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। नंबर थ्री, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द कॉइल, ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो ज्यादा एरिया बढ़ा दो। ये कॉइल का एरिया, ये इतना बड़ा भी हो सकता है, बड़ा कॉइल ले लो, राइट। बट सी को, टॉर्शनल कांस्टेंट जो है उसको रेड्यूस करो, उसको रेड्यूस करो।
इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे प्लीज? व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्जनल कांस्टेंट को कम करो? मतलब थोड़ा घुमाने से वो बहुत स्पाइरल होना चाहिए। थोड़ा घुमाने से वो बहुत स्पाइरल होना चाहिए? नहीं, सर मैं समझा मतलब नहीं। अगर हम लोग कम ताकत लगाएंगे तो भी जो लाइक स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो इतना ज्यादा नहीं रहेगा। अगर जो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अरे तुम कम ताकत नहीं, तुम ज्यादा ताकत लगाओगे ना तो भी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए। हाँ वही सर, मतलब वही था। रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ज्यादा नहीं हो, जस्ट इनफ टू ब्रिंग है इट ना? बैक टू द क्योंकि पोजीशन। यस, एब्सोल्युटली, जस्ट इनफ टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स पोजीशन, ज्यादा नहीं होना चाहिए यार। ऐसे याद रख लो इसको, ये स्विंग है, यस, इसको गोल गोल घुमाया, ओके, और गोल घुमा के छोड़ देते हो तो वो रिवर्स डायरेक्शन में कितना फास्ट आता है, लिटरली चक्कर आता है, मतलब हालत खराब हो जाती है अगर बहुत ज्यादा ट्विस्ट करो तो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम उसको कितना भी ट्विस्ट कर दो, कितना भी ट्विस्ट कर दो, वो वापस अपने जगह पे धीरे 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 आना चाहिए। नहीं तो, नहीं तो तुम्हारा जो डायल है वो टूट जाएगा। नंबर वन, डायल टूट जाएगा। नंबर टू, वो स्प्रिंग का इलास्टिसिटी लूज हो जाएगा, है ना, फिर वो सेंसिटिव नहीं रहेगा। ऑब्वियसली ना यार, कभी कभी ऐसे होगा, ये उल्टा घूमते 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 रस्सी टूट गई, गिर गया, है ना, रोने लगेगा बच्चा। तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? इसका मीनिंग ये है। तो इसके लिए द मटेरियल दैट यू यूज एज द स्प्रिंग, स्प्रिंग किस चीज से बना होना चाहिए? वो क्वार्ट्ज वायर से मटेरियल से उसको बना दो, या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना होता है। दिस इज प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली इससे बना होता है। अब तुम्हारे बुक में यार और कोई एक दो नाम रहेंगे तो वो तुमको देखना पड़ेगा। फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज वायर से बना हुआ होता है, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको तुम ज्यादा भी घुमा दो तो धीरे धीरे अपने जगह पे आएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ओके, फेयर इनफ। चलो, एनालॉजी दे दे के समझते रहो तो याद भी रहेगा अच्छे से। एवरीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा इसमें कुछ भी? नो सर। क्लियर है? अब गाइस ये हो गया गैल्वेनोमीटर का कहानी। बट यही सेम प्रिंसिपल, अब वैसे वोल्ट मीटर फालतू घुसा दिया इसमें, बट ठीक है, वोल्ट मीटर का भी सेम प्रिंसिपल होता है भाई। वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर सेम दिखता है ना, लैब में कभी देखा होगा तो। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, तीनों भी सेम दिखते हैं, मतलब तीनों भी सेम फिनोमिनॉन पे वर्क करते होंगे। यस, तो उसके साथ साथ ही हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पढ़ेंगे। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? ओके, तो ऑब्वियसली सेम, फॉर अ वेरी स्मॉल वोल्टेज it should deflect a lot. For a very small voltage it should deflect a lot. थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज हुआ कि डिफ्लेक्शन अच्छा खासा दिखना चाहिए, डिफ्लेक्शन अच्छा खासा दिखना चाहिए। Now what is the formula of V that we have? This is voltage, huh guys? V is not velocity, this is voltage. V is equal to IR, V is equal to IR, करेक्ट? तो यहां से कैन आई राइट आई का फॉर्मूला डालो गाइस, आई का फॉर्मूला, व्हाट इज आई? यहां से देखो, आई इज इक्वल टू फाइ सी, आई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं यार और कुछ नहीं, फाइ सी अपॉन एन बी ए साइन थीटा। आई का फॉर्मूला, आई की वैल्यू, तो यहां से आई की वैल्यू उठा करके मैं यहां डालूंगा, v इज इक्वल टू, क्या था वो, सी फाइ अपॉन एन बी ए साइन थीटा, हमेशा वन तो रहने दो, इंटू आर। यस, सो व्हाट इज फाइ बाय वी? यहां से फाइ अपॉन वी इज इक्वल टू एन बी ए, और ये सी आर नीचे आएगा, सी आर। This is the formula for voltage sensitivity. Now, how can we increase voltage sensitivity? Voltage sensitivity को बढ़ाने का पहला तरीका, increase the number of turns. Great. Number two,
इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। थर्ड, इंक्रीज द एरिया, सही है। अरे न्यूमरेटर में जो है वो सब बढ़ा दो, और सी को ऑब्वियसली डिक्रीज करना है। और फिफ्थ, एक और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे, करंट सेंसिटिविटी में और वोल्टेज सेंसिटिविटी में ये चार चीजें सेम, और लास्ट चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगी, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को कम करो, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को कम करो। क्लियर है? अब तो ऐसे वायर सिलेक्ट करना है, अब आपको ऐसे वायर सिलेक्ट करना है जिसका सी भी कम हो और आर भी कम हो। ओके सॉरी, जिसका सी भी कम होना चाहिए, आर भी कम होना चाहिए। वो यूज होते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए वोल्ट मीटर में, ऑफ कोर्स वोल्ट मीटर। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। समझ में आया? यस। लेकिन यार देखो, करंट और वोल्टेज ना बड़े अपोजिट है, बड़े अपोजिट है। ओके सो हाउ कैन तो नहीं, गिव मी अ मोमेंट। We can increase current sensitivity, we can increase current sensitivity, yes, but still voltage sensitivity remains same, yeah, does not increase. How? रेजिस्टेंस की वजह से ना सर। एब्सोल्युटली, है ना? तो गिव रीजन क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना? ऐसा कैसे कि हम लोग करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बट स्टिल वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट इंक्रीज। भाई यही तो बता रहा हूं, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए ये चार चीजें हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये चार तरीके हैं। यस। अब क्या करना है तुमको, रेजिस्टेंस को घटा देना है इसके साथ साथ। तो रेजिस्टेंस को इतना घटा दो, इतना घटा दो, इतना घटा दो कि ये चारों का इफेक्ट नलीफाई हो जाए, राइट? इन अ वोल्ट मीटर, इन अ वोल्ट मीटर, क्योंकि भाई एक ही सर्किट में आप लोग वोल्ट मीटर भी लगाने वाले हो और गैल्वेनोमीटर भी लगाने वाले हो, समझो बात को प्लीज। ओके, एक ही सर्किट में वोल्ट मीटर भी लगेगा, गैल्वेनोमीटर भी लगेगा। यस, ये चारों चीजें इंक्रीज करो, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये बढ़ाया, ये घटाया। ओके, तो इससे करंट सेंसिटिविटी बढ़ गया, ग्रेट, है ना? लेकिन यार हमको ना वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ानी है, तो अगर नहीं बढ़ानी है तो रेजिस्टेंस को बहुत घटा दो, तो रेजिस्टेंस को घटा दो। रेजिस्टेंस को घटने से इस पे कोई असर पड़ा क्या? नहीं, ये तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस को इतना घटा दो कि इस पे कोई असर ना पड़े। यस। अब ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे सर? रियोस्टेट यूज करके। एब्सोल्युटली, रियोस्टेट यूज करके। अरे वायर का लेंथ बढ़ा दो, वायर का लेंथ चेंज करो, मतलब बढ़ा दो, मतलब वायर का लेंथ चेंज कर दो, है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ना वेट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, यहां देखो। ओके, सॉरी अबाउट दिस मैसअप, वापस बताता हूं मैं तुम लोगों को। सपोज तुमको क्या करना है, योर टारगेट इज टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी शुड रिमेन सेम। ओके, सो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है पाई बाय ए आई एन बी ए बाय सी। ओके, सो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, n से नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दो, बाकी सब कांस्टेंट, ये सब रहने दो, 2n कर दो।
यस, तो 2n हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो करंट सेंसिटिविटी विल डबल, करंट सेंसिटिविटी विल डबल। दूसरा देखो फिर अब, वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA by C R, राइट? तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल, n से 2n हो गया। तो n से 2n होने की वजह से जो तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो भी डबल हो गया। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स डबल होता है, लेंथ ऑफ द वायर बढ़ गया। यस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बिकम डबल्स। जैसे लेंथ बिकम्स डबल, जैसे ही लेंथ डबल हो गया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया 2R, और रेजिस्टेंस 2R हो गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फिर से हाफ हो गया, है ना? तो फिर से कैंसिल हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी बिकम्स हाफ। अरे हाफ ऑफ दिस मतलब इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनिशियल। समझ में आया? सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स, ओके। और यस ऑफ कोर्स जेई में इसके कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। एंड गाइस दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। 2-3 इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, 1-2 मैं दे देता हूँ, 1-2 हम एनसीईआरटी से ले लेंगे, ठीक है? मीनवाइल just think, if you have any doubt let me know. I'm just taking a 1-minute break. Okay, anybody any doubt? नहीं सर। Okay, तो give me 1 moment, I'll open the NCERT document जिसमें हमने questions किए थे। Okay, did you guys all complete the numericals, solved examples complete किए क्या? एक्सरसाइज का बाकी सब सॉल्व करना था, वो सब सॉल्व किया क्या सबने? हाँ सर, वो एग्जाम एक्सरसाइज किया सर। Okay. इस संडे को आई जस्ट फिनिश्ड एनालाइजिंग द दिस ईयर जेई पेपर्स ऑफ जनवरी एंड क्या बोलते हैं उसको, जनवरी एंड अभी जो हुआ ना जून जुलाई अगस्त एग्जाम, ओके? तो दोनों सितंबर एग्जाम, दोनों का एनालिसिस पूरा हुआ फिजिक्स मैथ्स का, ओके? as it is जनवरी 2019 जनवरी 2020 में जो फिजिक्स पेपर था उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम्पलर से एज इट इज आए हैं, मतलब एक पेपर में नहीं, ओवरऑल ऑल शिफ्ट्स, ऑल 5-6 डेज मिला करके, ओके? 5 से 20 to 22 questions exactly, मैंने लिख के भी रखे numbers, are as it is from exemplar, okay? And again 20 to 22 questions as it is from NCERT, from NCERT। बस डिफरेंस ये है कि NCERT के जो क्वेश्चन में as it is बोल रहा हूं ना, उसमें वैल्यूज चेंज रहेगा, ओके? सिर्फ वैल्यूज चेंज, और एग्जाम्पलर का तो वैल्यूज भी चेंज नहीं किया। मतलब करीब करीब 40 क्वेश्चन भी अगर मैं पकड़ लूं तो हर बैच में, हर स्लॉट में 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी, 2 से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आए हुए हैं फिजिक्स में, ओके? मैथ्स का एनालिसिस, ओके? मैथ्स के पेपर में ओवरऑल ऑल द शिफ्ट्स मिला करके 30 to 35 क्वेश्चंस एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज से विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यूज आए हुए हैं, विदाउट इवन चेंजिंग द वैल्यूज, ओके? ऑल शिफ्ट्स के पेपर 4 जगह से कलेक्ट करके अगर पिछला पूरा एनालिसिस किया जाए तो
वैसे तुम लोग कहीं गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, उन्होंने बहुत पहले से कर रखा होगा, मुझे टाइम लगा, ओके, अकेला करता हूं मैं, ओके। सो सो उनका एनालिसिस देख लो तो भी यही पता चल जाएगा मे बी, और खुद से करने के लिए तो आपके पास टाइम है नहीं। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर फॉर बोथ सब्जेक्ट्स, ओके। सॉरी, केमिस्ट्री एनालिसिस में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा, मेरा कोई टच नहीं है, ना ही मुझे ज्यादा समझ आता है उसमें, ओके, कौन से टॉपिक का क्या है वगैरह। बट ऐसा बोलते हैं, राइट, कि 60% जेई का पेपर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से होता है एज इट इज, ऐसा बोलते हैं, ओके। सर होता है वो, स्पेशली इनऑर्गेनिक जो रहता है ना, हम्म, इनऑर्गेनिक तो पूरा ही एनसीईआरटी से ही आता है। ओके। फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा लेवल बढ़ता है एनसीईआरटी बढ़ता है से। क्योंकि न्यूमेरिकल्स रहते हैं ना हाँ उसमें, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो न्यूमेरिकल्स का क्या है यार, आई मीन न्यूमेरिकल्स हाँ। लेवल बढ़ा देते हैं वो, और राइट। ऑर्गेनिक में वो जो ऐसे रटने वाली चीजें रहते हैं ना, ऐसे हाँ हाँ, ओके। रिएक्शंस वगैरह, वो सब तो पूरा एनसीईआरटी से डालते हैं, वो राइट, कलर प्रॉपर्टी वो सब। ओके। तो वो गाइस कहाँ अलग थोड़ा होगा सा, सर, वो तो सेम ही रहता है थोड़ा ना सा, हर जगह। हाँ सेम ही रहता है, क्या ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का घुमा फिरा के मतलब हो सकता है, राइट। सर वो क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट वर्डिंग्स यूज करते हैं कभी कभी, तो थोड़ा राइट, कंफ्यूज करने के लिए। तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, मतलब केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स मैथ्स एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है आप लोगों को अभी वापस बोर्ड एग्जाम के वक्त, तब तक कुछ नहीं करना, ओके। तब तक नहीं, बोर्ड एग्जाम के वक्त हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, डोंट स्किप एनीथिंग, ठीक है। चलो, दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, 4.10 एक्सरसाइज का। यार अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन रेडी नहीं था, ओके, तो मैं ये वाला याद आया कि इसमें है। चलो, टेक अ मिनट, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई करो, कुछ नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट करंट सेंसिटिविटी निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है, ओके। ट्राई करो, चलो, टेक 2 मिनट्स एवरीबॉडी, आंसर निकालना है, हाँ, फुल फुल एंड फाइनल आंसर निकालो फटाफट। आई होप सब लोग कर रहे हैं।
सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो, स्क्रीन फ्रीज हो गया। मतलब आप कुछ लिख रहे थे क्या अभी? हाँ, एक सेकेंड वापस कर देता हूँ उसको। मैं वही फॉर्मूला लिख रहा था और क्या। अच्छा अच्छा। अरे ठीक से देखो, हाँ रेशो ऑफ 2 to 1 है, 2 to 1। ओके, मैंने 1 to 2 लिख दिया था। हेलो गाइस, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, किसी का हुआ नहीं क्या अभी तक? क्या प्रॉब्लम है? और बस कैलकुलेशन में जा रहा है, बाकी हो गया। ओके, अरे बट कैलकुलेशन है नहीं बहुत बड़ा, इफ यू सी कैलकुलेशन करके हो जाना चाहिए। मैं तो टाइम पास में लिख रहा हूँ धीरे धीरे। सर 27 into 10 raised to -3 current sensitivity. हाँ, आई डोंट नो द आंसर। आई गेस रेशो 1:2 है, बिकॉज मेरा आंसर मैच हो रहा है। आपने पीछे चेक किया? हाँ सर, मेरा आई डोंट 1.4 थिंक था। सो। 1.4, हाँ 1.4 क्या 1.5 के आसपास होना चाहिए आंसर। तो मेरा 1.4 पीछे मैच भी हो रहा था, मैंने हाँ 1:2 परफेक्ट। किया। 1:2, 1:2 कैसे? 1.4 है ना आंसर तो। हाँ सर, पीछे भी 1.4 या मैंने 1:2 कर। अरे मैडम, 1.4 अगर आपका आंसर आया होगा इसका, तो द रेशो इज 1.4/1। 1.4:1 is the ratio, या राइट, 1.4 है ना? which is nothing but 14/10, है ना? which is nothing but 7/5। तो या तो 7/5 आंसर लिखो या तो 1.4 आंसर लिखो, ठीक है ना? वो 1:2 कैसे आया मुझे नहीं समझा इतनी, ठीक है? तो ध्यान देना। है। नहीं नहीं सर, करेक्ट, गलती हो गई, करेक्ट। अरे क्या कर रहे बाकी लोग, सो गए क्या? आया सर। ओके, तो देख लो यार, बाकी जिसको नहीं समझा क्या बोला है। 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर गिवन, 2 है, एक का नाम M1, एक का M2, एंड दे हैव द फॉलोइंग थिंग्स। R1 दे रखा है, उसका N दिया, A दिया, B दिया, सब दे दिया। ओके, N2, A2, B2 सब दे दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों का C सेम है, दोनों का C1 C2 सेम है। ओके, determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 and M1। तो ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला NBA by C, ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी NBA by CR। तो सेंसिटिविटी ऑफ करंट 2/1 is N2B2A2 upon C1 upon C2 और डिवाइडेड बाय N1B1A1C1। तो ऊपर नीचे लेकर के क्या उसको, यस, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज यस पता है, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर आ रहा है 1.4। ओके, ये गायत्री ने बोला, ओके, मुझे नहीं पता, है ना? हाँ, बट 1.5 के आसपास आना चाहिए। तो हाँ सर, रेशो वही बोला है। है, तो रेशो इज 1.4, मतलब 1.4:1। तो 1.4/1 को मैंने लिख दिया 14/10, विच इज नथिंग बट 7/5। क्योंकि रेशो बोला है इसलिए मैंने 7/5 में निकाला है उसको। ओके, और दूसरा चीज देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो, यस सेम फॉर्मूला, इसके साथ साथ आर आ गया। तो गाइस देखो, इतने पार्ट को कैन बी राइट करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1, है ना, इनटू R1/R2 इनटू R1/R2। सिर्फ यही तो अलग है, यस। तो 1.4 इंटू R1/R2 जो भी आएगा आंसर, है ना, इक्वल आना चाहिए यार, सब कट जाएगा, 1 आना चाहिए आंसर। देख लो, मुझे नहीं पता, 1 आना चाहिए आंसर, ठीक है? आया क्या किसी का? सर मेरा एक तो आया था सर। कैलकुलेशन। 1 आना चाहिए, पीछे देख लेना। अभी कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है यार। 1.4 हाँ सर, इंटू 1 आ रहा है। R1/R2, ओरली कैलकुलेट कर लो थोड़ा, है ना? R2 14 है, वो 10 है, तो 10/14, 14/10 कट कट जा रहा है ना, ऐसे ही समझ में आ रहा है।
राइट? सो दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, ये आएगा गैल्वेनोमीटर के लिए। और एक है गैल्वेनोमीटर में, एकदम लास्ट में रहेगा, ओके आई डिडंट कॉपी। गाइस अपने पास, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है तो योर होमवर्क इज लास्ट के दो जो गैल्वेनोमीटर के सम्स रहेंगे एक्सरसाइज से, उसको सॉल्व करो, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यस, तो वो ट्राई करो, और नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लेना फिर, है ना? चलो, सो दिस चैप्टर का दी एंड, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिए। अब रिवीजन सेशंस में कोई डाउट रहेगा कहीं पे कुछ भी तो फिर पूछ लेना। मीनवाइल इफ यू हैव एनीथिंग, एनी इशू, एनी कंसर्न, लेट मी नो। गाइस मैथ्स तो अभी चालू नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे फ्रेश। ओके, संडे यू माइट हैव अ क्लास 3 to 5, ओके, जिसमें 3 to 4 हम लोग मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे, एकदम फ्रेश है ना? तो 2 पेज में, ऑलमोस्ट 2 पेजेस में पूरा चैप्टर का रिवीजन, पूरा चैप्टर 2 पेज में बनाएंगे, सारे फॉर्मूला, सब कुछ ऐसे में हर चैप्टर का बना के दूंगा। अभी 2 से 3 पेजेस में पूरा चैप्टर अच्छे से, हर टॉपिक, हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पॉइंट्स, और उसमें आने वाले जेई क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से स्टार्ट करेंगे, इसका एग्जाम्पलर करेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद इसका जब रिवीजन रहेगा तो अच्छे वाले जेई के क्वेश्चंस करेंगे। जो बुक से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो बुक आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा। ओके, एनीवेज आई गिव यू अ शेड्यूल टू एवरीवन। अभी टाइम है, 5 मिनट बैठ जाना क्लास के बाद, सोच लो, जिसको जिसको बहुत कड़क प्रिपेयर करना है अभी। ओके, मैसेज मी, सर अभी मैं ग्रुप बनाऊंगा। हाँ बोलो। अभी आप फ्री हो तो फिर बता दो सर क्या करना। हाँ, मैं थोड़ा सा बस लिख रहा हूँ उसको। ओके, ओके। मैं वो शेड्यूल बना रहा हूँ, आज कल परसों तक मैं वो शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। ओके, थोड़ा सा पेंडिंग है, मैं उसको बनाता हूँ। ओके, सारे चैप्टर्स के साथ साथ फिर बताऊंगा कब कौन सा करना है। ओके, सारा एक साथ नहीं दे दूंगा, डेली का डेली पोस्ट करूंगा, यू हैव टू कंप्लीट दैट अकॉर्डिंगली, या 2-3 दिन का एक साथ पोस्ट करूंगा। ओके, और प्लान क्या रहेगा, कितना क्या करना है, क्या शेड्यूल मैनेज करना है, रिवीजन कब करना है, कौन से चैप्टर का रिवीजन है, सब मैं बताऊंगा। तुम लोग उस पर सोचते नहीं बैठना कि आज क्या करूं, कल क्या करूं, अब क्या करूं, वो क्या करूं, नथिंग। यस, बस मैं डालते जाऊंगा, तुम लोग करते जाओ। ओके, बना लो ग्रुप, प्लीज ऐड कर लेना। ओके, यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैसेज मी, गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैसेज भी करना पड़ेगा अभी। देखो यार, जल्दी छोड़ दिया ना, 5-10 मिनट, क्या 5-10 क्या 5 मिनट, आधा घंटा जल्दी छोड़ दिया। तो एक काम करना, छोटा सा वो काम ऐसा करना कि एनसीईआरटी के लास्ट के 2 जो क्वेश्चंस गैल्वेनोमीटर के रहे वो ट्राई करो जरा खुद से। ओके, एंड फिर भी नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना, बाकी लोग किसको जिसको नहीं आया पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि बता नहीं रहा हूं। यस, जस्ट दैट मैंने कॉपी नहीं किया है उसको, नहीं तो अभी करवा देता। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय गुड नाइट बाय सर। बाय, गुड नाइट, बाय सर।